तो हमारा अभी तक मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन ऑफ हो गया है। कीवर्ड रिसर्च सीख ऑन पेज एसईओ। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एसईओ, क्योंकि जो जनरल पार्ट है ऑन पेज एसईओ जो हम वेबसाइट पे काम करते हैं, ऑफ टेक्निकल एसईओ जो वेबसाइट के टेक्निकल स्पीड वगैरह चेक करती है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ आता है जो कि हम बैकलिंक बिल्डिंग वगैरह करते हैं, जो हम वेबसाइट से हट के करते हैं। अब इसके अलावा आ जाता है एआईओ एंड जियो एसईओ, वो जो एआई के लिए होता है, जो जनरेटिव इंजन पे जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, एआई एसजीई हो गया, उन पे रैंक कराने के लिए यूज होता है। तो अभी हम लोग आज करेंगे टेक्निकल इश्यू, पार्ट हो सकता पार्ट वाइज। टेक्निकल इश्यू में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या है। तो टेक्निकल एसईओ में क्या होता है? टेक्निकल एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक एंड एलिमेंट। अभी तक हम लोग क्या करते थे? फ्रंट एंड। ये क्या होता है? फ्रंट एंड जो हमें और जिसके जरिए ये बना है उसको बोलते हैं बैक एंड, है ना। अब एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। आगे जब और थोड़ा सा वेब डिजाइनिंग वगैरह डेप्थ में जाओगे तो आपको और अच्छे से। टू हेल्प सर्च इंजन क्रॉल, मतलब बैक एंड में कुछ ऐसा काम करना अपनी ही वेबसाइट में। बैक एंड में ऐसा कुछ काम करना जो सर्च इंजन को क्रॉलिंग में मदद करे, इंडेक्सिंग में मदद करे और रैंकिंग में। सर्च इंजन क्या करता है? सबसे पहले डिस्कवर करता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट करता है, मतलब अपने डायरेक्टरी में सेव करता है, फिर उसके बाद वो रैंक करता है फर्स्ट पेज पेज। वो चेक करता है आपकी वेबसाइट की क्या क्वालिटी है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के पीछे जो भी काम हमें बैक एंड में करना होता है और टेक्निकल एसईओ, ठीक है ना। वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, साथ साथ थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस। जब ऑन पेज में काम कर रहे थे, फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, अब जो हम कर रहे हैं अपनी ही वेबसाइट में बैक एंड में कर रहे हैं। क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इंश्योर सर्च इंजन कैन एक्सेस अंडरस्टैंड एंड रैंक योर कंटेंट। मतलब ये जो टेक्निकल एसईओ है, ये सर्च इंजन को एक्सेस कराने में मदद कराती है, समझाने में मदद कराती है, और साथ के साथ कंटेंट को रैंक कराने। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करते हो, मोबाइल फ्रेंडली लेंस मोबाइल को रेस्पॉन्स करते हो, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो, बहुत सारे क्रिटिकल रैंकिंग फैक्टर होते हैं जो ऑफ पेज में हमको काम आते हैं। ऑफ पेज में हमारे काम आते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इसका फोकस एरिया क्या है, और क्या होता है? रिड्यूस एरर। और टेक्निकल से क्या होता है? आपकी वेबसाइट में एरर नहीं हो, कोई इशू नहीं आते, क्योंकि ये भी रैंकिंग फैक्टर होता है। आपकी वेबसाइट कोई इशू ना हो, कोई एरर ना हो, ताकि रैंक करने में दिक्कत ना हो। और फोकस एरिया क्या होता है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, साइट स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड स्पीड, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये कोर चीज़ें होती हैं। आपको कल को कोई इंटरव्यूअर पूछता है, कोई कस्टमर पूछता है कि भाई एसईओ में क्या करोगे, तो आप उसको रामायण नहीं, आप उसको बोलोगे सर टेक्निकल एसईओ हर चीज़ें। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के लायक बनाना। उसके बाद आता है साइट स्ट्रक्चर को चेक करना, कहीं कोई एरर तो नहीं है। और उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फोकस करते हैं। मेकिंग श्योर पेजेस आर डिस्कवरेबल एंड प्रॉपरली इंडेक्स्ड। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको कोई काम नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है और आपको एरर निकाल के ऑडिट करके बेसिकली आपको देना होता है। टेक्निकल एसईओ हो गया। और ऑफ पेज का एसईओ, अगर आप अकेले काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तब तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं बाहर से काम करवाना पड़ेगा जो टेक्निकल जो आप नहीं कर पाओगे। अदरवाइज मेन जो एसईओ एक्सपर्ट का काम होता है, ऑडिट रिपोर्ट निकालना और चेक करना कि सही काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है। जब आप ऑडिट रिपोर्ट निकालोगे तो कोई भी वेब डिज़ाइनर से काम करवा सकते हो, किसी भी फ्रेशर लेवल से काम करवा सकते हो, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है उससे भी काम करा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होता है। तो ये जो जॉब है एसईओ की, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली चीज़ है। सब कुछ आप नहीं कर सकते, ये बात तय है। हाँ, आप अगर रिपोर्ट बना लेते हो तो आप काम कर पाओगे। बाकी वेब डिज़ाइनिंग का काम तो वेब डिज़ाइन करेगा, वेब डेवलपर का काम वेब डेवलपर करेगा, होस्टिंग का काम होस्टिंग वाला करेगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है, रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग क्या है? मेकिंग श्योर पेजेस आर डिस्कवरेबल एंड प्रॉपर इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि पेज जो है प्रॉपरली इंडेक्स हो रहा है कि नहीं, इंडेक्स होने लायक है कि। साइट स्ट्रक्चर क्या बताता है? साइट स्ट्रक्चर लॉजिकली और बोथ यूजर एंड सर्च इंजन, मतलब जो साइट स्ट्रक्चर है वो तरीके से सर्च इंजन और यूजर के लिए है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग लोड टाइम, आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना और मोबाइल वर्जन देखना, ताकि मोबाइल पे, क्योंकि हमारा यूज़र जो है वो मोबाइल पे है, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पे आनी चाहिए और साथ के साथ जो है स्पीड कम होनी चाहिए, जितनी कम से कम हो। उसके बाद आता है सिक्योरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी, आपकी वेबसाइट HTTPS में है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो ये कनेक्शन इस सिक्योर आ रहा है, तो इसका मतलब सिक्योर है। दूसरा तरीका अगर आप देखोगे, यहाँ HTTPS लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये HTTPS लगा हुआ है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात होती है। कोई भी वेबसाइट है अगर HTTPS नहीं होगा, वहाँ पर दिखाई देगा दिस वेबसाइट, तो कस्टमर भाग जाएगा, जो भी ऑडियंस आएगा भाग। आपको इसको रेगुलरली चेक करना है, टेक्निकल ऑडिट करना है, इन चारों चीज़ों को, ब्रोकन लिंक चेक करना है, डुप्लीकेट कंटेंट चेक करना है, करेक्ट इशू। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। इंट्रोडक्शन आप इसको बार बार देखना, कि सारे पॉइंट्स आपको इंटरव्यू काम आएंगे। जो छोटी मोटी कंपनियां वो तो ये सारी चीज़ें पूछे, तो अच्छी कंपनी है वो ज़रूर पूछे। जिनको एसईओ प्रॉपर आता है वो 100% सवाल पूछे, क्योंकि बिना टेक्निकल एसईओ के भी एसईओ प्रॉपर तरीके से नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा वेब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, चार पिलर है, तो चार पिलर में पहला है वेब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का। हम क्या चीज़ है, कैसे करें? तो उसमें क्या होता है, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग आर द प्रोसेस बाय विच सर्च इंजन डिस्कवर, एनालाइज एंड स्टोर द वेब। क्रॉलिंग एंड प्रोसेस है, इसके जरिए सर्च इंजन क्या करता है, वेब डिस्कवर करता है, आपकी वेबसाइट और पेजेस को ढूंढता है और एनालाइज करता है, चेक करता है और अपने डेटाबेस में सेव करता है, ताकि वो सर्च इंजन पे दिखा सके। जैसे बताया था, तीन चीज़ें होती हैं। क्रॉलिंग मतलब क्रॉलिंग मतलब जो उसका रोबोट है, जो बोट है, वो क्रॉल करता है, चेक करता है कहाँ पे नए पेजेस हैं, कहाँ पे कंटेंट है, उनको ढूंढता है। फिर उसके बाद चेक करता है कि ये आप वेबसाइट डेटाबेस में रखने लायक है कि नहीं है। चेक करने के बाद डेटाबेस पे रखता है। तो तीसरा होता है, अगर फिर उसके बाद जब उसके हिसाब से क्वेरी आती है और वो क्वेरी जब मैच करती है, कॉन्टेक्स्ट मैच करता है, इंटेंट मैच करता है, फिर कंटेंट बाहर निकल के आता है गूगल पे। तो ये होता है प्रोसेस, जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस। ये फर्स्ट पार्ट होता है टेक्निकल। क्यों इम्पोर्टेंट है? विदाउट प्रॉपर क्रॉलिंग पेजेस में नेवर अपीयर इन सर्च डेट। आपका अगर क्रॉल नहीं हो रहा है, कैसे पता लगेगा? आपका जो भी यूआरएल है, आप यहाँ पे जाओगे, साइट कॉलन और वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे, साइट कॉलन फेनल इन्फोटेक। तो अगर आपने ये किया और आपकी वेबसाइट यहाँ आई, तो इसका मतलब है कि क्रॉल हो रहा है। या आप यहाँ पर डाल दो, जैसे डिज़ाइन स्क्वायर है, ये वाली वेबसाइट अगर मैं लिखता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट गूगल पे है कि नहीं, तो आप इसको पेस्ट कर दो। अगर फिर भी ना आए तो आप यहाँ साइट लगा दो, SITE। इसका मतलब है कि क्रॉलर आया था। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रॉलर आया था और कब आया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर तीन डॉट आते हैं, आप तीन डॉट के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है ना। क्या नहीं तो कैशे वगैरह का आता है, तो क्लियर दिखता था कि क्रॉल कब हुआ था, कब नहीं हुआ था। सारी चीज़ से पता लग जाएगा, साइट कॉलन करके मारोगे तो आपको आइडिया लग कब जो है आपकी साइट लिस्ट और कहने का मतलब हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद है प्रॉपर इंडेक्सिंग एंश्योर रेलिवेंट कंटेंट इज अवेलेबल फॉर। तब इंडेक्सिंग से पता लगता है, साइट कॉलन से आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली रैंक होने, क्योंकि अगर गूगल में सबमिट ही नहीं होगी तो रैंक कैसे होगी। जैसे आप मैराथन में अगर दौड़ लगाना है तो जीतने से पहले आपको रैंक दौड़ लगाना पड़ेगा, और दौड़ने से पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा
फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, उनकी लिस्ट में होगे नहीं, तो आप रेस क्या लगाओगे? ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है दूसरा है आपका का पॉइंट है क्रॉलिंग। सर्च इंजन बोट्स, मतलब जो सर्च इंजन के बोट्स होते हैं, गूगल बोट या बिंग बोट, क्या करते हैं? फॉलो लिंक्स एंड साइट मैप टू डिस्कवर पेज। मतलब हर पेज में ये क्या करते हैं, आपका एक एक पेज नहीं चेक करते, आपको क्या करते हैं, तो हर वेबसाइट में एक साइट मैप डॉट एक्सटीएमएल होता है, साइट मैप डॉट एक्स पेज आता है। वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, देखो डॉट टी देखो एक पेज है रोबोट डॉट टी एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहले गूगल आता है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तब ये जो बोट हैं, ये कहाँ पर आए? रोबोट के फाइल में आए। हमने बोला डिस अलाउ, तो ये फोल्डर ये नहीं देखेगा। अलाउ डब्ल्यू पी एडमिन में ये वाला पेज देखेगा, और साथ में साइट मैप। हमने बोला भैया ये मेरा साइट मैप है, यहाँ आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। आपको जैसे आप कहते हो ना कि आप चले जाओ कॉलेज में, जो कुछ हो रहा है कॉलेज के सामने एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मिल जाएगी आपको। तो वही चीज़ है साइट मैप। अभी साइट मैप का यूआरएल कॉपी करते हैं, अलग अलग यूआरएल होता है, साइट मैप अंडरस्कोर। देखो इसमें ये पेजेज हैं, पोस्ट है, पेज है, प्रोजेक्ट है, ओशियन डब्ल्यू पी लाइब्रेरी कैटेगरी है। ये कब मॉडिफाई हुआ है सारा आ गया। अब गूगल देखता है कि इस वाले पेज में जाएगा, पहले रोबोट में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा साइट मैप में, फिर उसके बाद देखेगा कि यहाँ लेटेस्ट में कब अपडेट हुआ है। तो लेटेस्ट में कब अपडेट हुआ? 23 सितंबर को। 23 सितंबर में हुआ, तो वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि लास्ट टाइम वो कब आया था चेक करने। तो उसके हिसाब से जब मान लो अगर वो पिछले महीने 10 तारीख को आया था, तो पिछले महीने 10 तारीख से लेकर अभी तक जो भी नया अपडेट हुआ होगा डेट के हिसाब से उसको पता लग जाएगा। तो अब ये चीज़ें पता लग गई, अब उसको ये पता लग गया ये काम हुआ है। अब वो क्या करेगा, इन पेजेस में देखेगा कौन सा पेज क्या है, कौन से पेज में कुछ है कि नहीं है, उन सबको अपने डेटाबेस में रख। इस तरह से काम होता है, मतलब रोबोट्स और साइट मैप के हिसाब से काम होता है। तो सबसे पहले बोर्ड जाएगा रोबोट्स फाइल में, रोबोट्स के बाद डॉट टी एक्स टी में, फिर उसके बाद जाएगा साइट मैप में। साइट मैप में चेक करने के बाद वो पेजेस को चेक करेगा कौन से पेज में काम हुआ है, कौन से पेज में काम नहीं हुआ। क्रॉल बजट होता है, नंबर ऑफ पेजेस सर्च इंजन विल क्रॉल। क्रॉल बजट का मतलब होता है कि आप मान लो भाई आपके पास 5 पेज है, लेकिन मान लो अगर आपने 10,000 पेज बना दिया एक ही दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10,000 पेज रख लेगा गूगल के पास, बिंग के पास। हालांकि आपको आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा है। तो गूगल ने क्या किया है, हर वेबसाइट के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए क्रॉल बजट एलोकेट किया है। पहले वो थोड़ा बजट एलोकेट करेगा, फिर थोड़े थोड़े पेज लेके इंडेक्स करेगा। फिर जैसे देखेगा कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपको बजट ज़्यादा मिलेगा। जैसे क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज़ किया हो, तो पहले आपको थोड़ा बजट मिलेगा, जब आप उसको यूज़ करोगे, टाइम पे पैसे देते रहोगे, तो आपको और बजट मिलेगा, फिर थोड़ा और बजट मिलेगा, फिर थोड़ा और बजट मिलेगा। ऐसे लोन का है, आप लोन लेते हो, थोड़ा सा लोन मिला 1 लाख का, फिर उसके बाद 1 लाख आपने लिया, फिर दिया, फिर आपको 1.5 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर 1 करोड़ का। इस तरह के वो लोग देते हैं। इकट्ठा कोई आपको 1 करोड़ का लोन लोन नहीं देगा। तो ऐसे ही गूगल ने भी ओवरऑल बजट सेट किया हुआ है, जो उसकी एनर्जी है उसके हिसाब से आप चेक करता है कि आपकी वेबसाइट उसके लायक है कि नहीं। फिर इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉलिंग। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रॉलिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसे ब्रोकन लिंक, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ब्लॉकिंग लिंक, पेज आपका स्लो है, डीप पेज स्ट्रक्चर है, मतलब पेज आपका पेज का स्ट्रक्चर बहुत डीप है, मतलब पहला लेवल, पहले लेवल के बाद दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल, फिर पांचवा लेवल, फिर छठा लेवल। तो क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाना ही छोड़ देगा। तो क्योंकि अगर ज़्यादा अगर इधर है और एरर है, तो वो जाएगा ही नहीं। तो आपको इतना भी डीप स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि वहाँ तक क्रॉलर पहुँच ही ना पाए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर या ब्लॉक्ड रोबोट डॉट टी एस टी, जैसे मैंने अब बताया था ब्लॉक्ड बाई रोबोट डॉट टी एस टी, अभी मैं रोबोट डॉट टी एस टी दिखाया था। अगर उसमें डिस अलाउ लिखा है, अगर उसमें डिस अलाउ लिखा है, फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडेक्सिंग, ठीक है। आई होप कि आपको क्रॉलिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, आफ्टर क्रॉलिंग, जब गूगल आया, गूगल या बिंग का बोट आया, रोबोट्स पे आया, उसके बाद साइट मैप पे देखा, फिर उसके बाद क्या करता है, क्रॉलिंग करने के बाद क्या करता है, आफ्टर क्रॉलिंग सर्च इंजन स्टोर पेजेज इन द इंडेक्स फॉर रिट्रीवल। सर्च इंजन क्या करता है, पेज को इंडेक्स करता है रिट्रीवल के लिए, वो सेव करता है। रिट्रीवल का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना, वो अपने डेटाबेस में सेव करता है
पेजेस में भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडेक्सिंग ड्यू टू डुप्लीकेट कंटेंट। जो मैंने अभी पिछली ऑन पेज में बताया था कि अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट बनाओगे गूगल को लगेगा तो वो पेज को आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। या लो क्वालिटी की होगी, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा कंटेंट में, या नो इंडेक्स लगा होगा। अगर आपने जैसे REL करके मैंने बताया था, एक डू फॉलो एक नो फॉलो होता है, तो वहाँ पर एक अगर नो इंडेक्स लिखा होगा तो गूगल का बोट जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। अगर लो क्वालिटी का है या डुप्लीकेट है तो कंटेंट आपका इंडेक्स ही नहीं होगा। आप साइट करके चेक करते रहो गूगल पे, दिखेगा ही नहीं कंटेंट, इसका मतलब है कि आपका कंटेंट या तो डुप्लीकेट है या लो क्वालिटी है, ठीक है। आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है इंडेक्स और सबमिटेड पेजेस। गूगल सर्च कंसोल एक एप्लीकेशन है जो हम टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बाद सीखेंगे। गूगल एनालिटिक्स में और गूगल सर्च कंसोल सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी सीखेंगे। इससे ये पता लगेगा हमारी वेबसाइट कैसे इंडेक्स होगी और इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको XML साइट मैप, ये चीज़ आपको चेक करना है अलग अलग वेबसाइट में। robot.txt चेक करना है, ठीक है। आप गूगल सर्च कंसोल का सेटअप हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उस पर आपको चेक करना है। अभी टूल का पार्ट हम इकट्ठा एक साथ ही लेंगे, तीन को एक बार में ही करेंगे। और या तो हम कोशिश करेंगे कि जब हमारा ये टेक्निकल एसईओ हो जाए तभी कराएं। तो ये हो गया हमारा क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये समझ लो कि अगर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग आपको नहीं आता, नहीं समझ पाओगे, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रही है। ये तो हो गया मेन पार्ट टेक्निकल। नेक्स्ट है वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड यूआरएल स्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और आपका जो है यूआरएल स्ट्रक्चर, उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेबसाइट और स्ट्रक्चर में क्या है, वेबसाइट आर्किटेक्ट एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ पेज ऑन अ वेबसाइट, वाइल यूआरएल स्ट्रक्चर आर रेफर टू हाउ वेब एड्रेस और फॉर्मेटेड। जैसे आप जो देखा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का फ्रंट कैसे दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो यूआरएल है वो कैसे दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं परमालिंक को। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ब्रेड क्रम्ब का स्ट्रक्चर कैसे है, और आपका पेज कैसे है, ये चीज़ है। ये पेज स्ट्रक्चर है, ये यूआरएल स्ट्रक्चर है। तो ये भी टेक्निकल एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कहाँ हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन क्रॉलिंग में और इंडेक्सिंग में। फिर अच्छा जो यूआरएल होता है, अच्छा नेविगेशन होता है, वो ट्रस्ट गेन करता है और क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। डुप्लीकेट कंटेंट से बचा जाता है, ठीक है। अगर आप कैनिकल वगैरह यूआरएल लगाओगे और आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होगा, और क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग आसानी से हो जाएगा। फिर है वेबसाइट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज कंटेंट इन लॉजिकल कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में। मतलब आप अपने कंटेंट को, जैसे अब देखो यहाँ पर हमने ब्लॉग पे क्लिक किया, फिर ब्लॉग पे देखो ये आर्किटेक्ट आ गया। आर्किटेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो देखो आर्किटेक्ट का ये है। अब इस पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास कंटेंट आ गया। तो आपको कैटेगरी सब कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट है तो जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आपने जैसे मोबाइल दिखाया तो मोबाइल से ऊपर आपने ब्रांड के हिसाब से उसको दिखा दिया, कैटेगरी बना दिया। फिर आपने आईफोन है या जैसे आपका एंड्रॉयड है, उसमें आपके कौन कौन से ब्रांड है, फिर कौन कौन से मेमोरी साइज़ क्या है, ऐसे कंप्यूटर का है तो आपको इस तरह से उसको कैटेगराइज करना होता है। Ensure important pages are reachable within 3 clicks with the home page। ये जैसे मैंने आपको बताया था डीप क्लिक होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि होम पेज, जैसे मान लो ये होम पेज है तो यहाँ से जाने के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इससे ज़्यादा क्लिक्स नहीं होने चाहिए, तब जाके पेज खुल जाए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको डीप लिंकिंग करनी है इस तरह से कि ध्यान रखना है कि होम पेज से ऐसा हो कि 3 क्लिक के बाद कंटेंट, विद 3 क्लिक के अंदर अंदर कंटेंट आ जाना चाहिए। जब भी कोई पूछे कि आपका कंटेंट कितना डीप होना चाहिए तो आप बोलना 3 क्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लिक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कैटेगरी 1 के अंदर कैटेगरी ए के अंदर कैटेगरी XYZ। अब इसके बाद कंटेंट दिख जाना चाहिए, ये नहीं कि आप डीप पे जाते रहो और फिर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं क्रॉलर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यूआरएल को छोटा रखना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रहना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। मतलब आपके यूआरएल में यूआरएल छोटा हो, जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। के अंदर कीवर्ड होना चाहिए कि हाँ जी, वो कीवर्ड यूज़ होगा कि नहीं होगा। साथ के साथ इस
आपका हाइफन होना चाहिए, देखो ये हाइफन आ रहा है, इसके अंदर हाइफन होना चाहिए, देखो ये डैश होना चाहिए, सेपरेट वर्ड, मतलब अब वर्ड को अलग अलग करने के लिए हाइफन होना चाहिए ताकि, और ये कई बार यूआरएल में अंडर स्कोर आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। तीसरा, अवॉइड अननेसेसरी पैरामीटर ऑन सेशन आईडीज एंड यूआरएल, मतलब कई बार क्या होता है कि लोग यूआरएल में सेशन वगैरह लगा देते हैं या आईडी लगा देते हैं, नंबर हो जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो हमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट लोअर केस फॉर्मेटिंग इम्प्रूव कैनोनिकलाइजेशन, मतलब ज़्यादातर यूआरएल जो होते हैं कंसिस्टेंटली लोअर केस में होना चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर में होना। ये हो गया हमारा क्या, वेबसाइट स्ट्रक्चर और यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आपको विजुअल साइट में ब्रोकन लिंक, डुप्लीकेट्स और ये ज़्यादा लंबे यूआरएल नहीं होने चाहिए, अपना 301 यूआरएल रिजेक्शन, 401, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी हमारा एसईओ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको प्रॉब्लम है फिक्स करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड कोर वेब वाइटल्स। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड कोर वेब वाइटल्स का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपका जो वेबसाइट का जो विजिबिलिटी है वो मोबाइल पे ढंग से नहीं है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर वेबसाइट फंक्शन एंड करेक्टली ऑन स्मार्ट टैबलेट्स, मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट वो स्मार्टफोन और टैबलेट पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है। कि जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वो डेस्कटॉप के लिए बनी होती है, लेकिन आपको स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोबाइल जो वेबसाइट होती है, मोबाइल वो इंडेक्स फास्ट होती है, और क्योंकि वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही होती है। दूसरा, ये आपको पेज रैंकिंग में मदद करती है, यूज़र आता है तो वहाँ पे रुकता है, एंगेजमेंट होता है और फिर कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं। ऑप्टिमाइज्ड मोबाइल एक्सपीरियंस रिड्यूस बाउंस रेट, अगर आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज है मोबाइल से तो आप बाउंस रेट कम होगा और ड्वेल टाइम इम्प्रूव होगा, मतलब उस ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोग रुकेंगे। कोर वेब वाइटल मैट्रिक्स क्या होते हैं? में क्या होता है, एक होता है लार्जेस्ट एलसीपी, एक होता है सीएलएस, और एक होता है इंटरेक्शन टू एनसीपी, आईएनपी एंड फर्स्ट इनपुट डिले। ये तीन चीज़ें होती, ये हमें देखना होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, गूगल पेज स्पीड में आप जाके चेक कर सकते हो, गूगल पेज स्पीड, ठीक है। और एक होता है जीटी मैट्रिक्स, आप इस पे जाके चेक करोगे। जब आप जीटी मैट्रिक्स वगैरह देखोगे, अब जैसे मान लो यही ओपन कर लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। मैं इसमें सबमिट कर देता हूँ एक वेबसाइट, जैसे मान लो यही वाला ले लेते, तो इसमें हमें जब हम वेबसाइट का स्पीड चेक करते हैं तो होम पेज को डालते हैं और इसको करके टेस्ट नाउ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड वगैरह लोड टाइम क्या है। तो इसमें एलसीपी का क्या मतलब होता है, मेजर पेज लोड स्पीड फॉर मेन कंटेंट, जो आपका मेन कंटेंट उसको चेक करता है कि वो कितनी स्पीड में लोड होता है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब था मेजर विजुअल स्टेबिलिटी अवॉइड अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट, आपका जो लेआउट है वो बिना वजह के चेंज तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करता है। ये बहुत डीप की चीज़ है, बट आपको समझना है, ठीक है ना। फर्स्ट इनपुट डिले मेजर इंटरेक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिव, कितना ये रेस्पॉन्सिव है वो चेक करता है, ठीक है। देखो ये पूरा स्कैन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है, लेआउट होना चाहिए, फास्टर लोडिंग होना, बटन और लिंक प्रॉपरली क्लिकेबल होना चाहिए। आप इसके लिए टूल यूज कर सकते हो, गूगल पेज स्पीड, इंसाइट और लाइट हाउस जैसे, जिसमें आपको मॉनिटर करना होता है एलसीपी, सीएलएस और आईएनपी। साथ के साथ का इसमें एएमपी, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज टूल होता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। हाई स्पीड होगी उतनी आपकी वेब परफॉर्मेंस अच्छी माने जाएगी। देखो ये पूरा स्कैन कर रहा है, अब ये बता रहा है कि हमारा जो सर्वर है वो कनाडा से उठा रहा है, जो लोकेशन है। अब देखो यहाँ पर देखो ये परफॉर्मेंस क्या है, ये डी है, वैसे ए होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ देखो 2.7 सेकेंड एलसीपी है, थ्रेड है। अब यहाँ पे ये बता रहा है फॉर अ गुड यूजर एक्सपीरियंस एम फॉर 1.2 सेकेंड, मतलब ये ठीक नहीं। उसके बाद देखो जैसे मैं बताया था ना, ये यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एलसीपी आ गया। अब इसमें और भी मैटर है, टीबीएट है, सीएलएस देखो, सीएलएस में क्या है, ये जो सीएलएस वाला है यहाँ पर देखो, ये सीएलएस है ना, कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट, ये देखो सही है, ये ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब सही है। ये कह रहा है कि 0.1 उससे कम होना चाहिए, तो 0.11 है, तो ठीक है। टीबीटी बहुत ज़्यादा है,
ये कह रहा है कि भैया 150 सेकेंड होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए हमारे। सीबीडी टेल्स यू हाउ मच टाइम इज ब्लॉक्ड बाय स्क्रिप्ट। जब वेबसाइट में बहुत सारे स्क्रिप्ट लगे होते हैं तो उसको लोड होने में टाइम लगता है, तो अगर वो टाइम ज़्यादा लग गया लोड होने में तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमें फिक्स करती हैं। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर ठीक है, 82% है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक नहीं। परफॉर्मेंस हमारा 52 है, तो इसको सुधार करने के लिए ये बताएगा आपको। कह रहा भैया लॉगिन वगैरह करो, तब बताएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये जो स्पीड है इसकी फ़िलहाल कम है एज कम्पेयर होना चाहिए। ए बी होना चाहिए, सी डी के ऊपर गया तो गलत है। 50 अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कम से कम 85+ होना चाहिए। ठीक। तो ये रेस्पॉन्सिव हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमें चेक करना होता है, कुछ टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हम दोबारा से फिर से एक बार में क्लास में सारा चेक करेंगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। अब इसमें भी वही है जो हमने ठीक है ना, इसके बारे में हम अभी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और वाइटल्स के बारे में हम अब हमारा जैसे हम इस साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पेज लोड टाइम। मतलब इसका फोकस क्या होता है, पेज का लोड टाइम कम करने के लिए होता है। इम्प्रूव ओवरऑल वेबसाइट परफॉर्मेंस, जिससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट यूजर एक्सपीरियंस एंड सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स। तो इससे क्या होता है कि अगर पेज लोड टाइम आपका इम्प्रूव है, कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मतलब जो लोग आते हैं वो आराम से देखते हैं हर पेज को, और सर्च इंजन रैंकिंग में भी फ़र्क करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझ। फास्टर वेबसाइट लीड टू हायर यूजर एंगेजमेंट। जो फास्टर वेबसाइट होती है पे लोग ज़्यादा देर तक रुकते हैं, बाउंस रेट कम होता है और बेटर कन्वर्जन होता है। बात है जब कोई आता है, मान लीजिए जैसे कोई भी आया, अगर वो पेज ही आपका लोड नहीं हुआ तो वो थोड़ी देर बाद छोड़ के कुछ सेकंड तक देखेगा। अगर वो रुका और आपके पास काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखा और बाउंस रेट कम हुए, कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है गूगल कंसीडर पेज इंडेक्स। गूगल क्या कंसीडर करता है, अगर पेज स्पीड अच्छी है तो रैंकिंग फैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, स्पेशली फॉर मोबाइल फर्स्ट के। स्लो वेबसाइट कैन लूज बोथ ट्रैफिक एंड रेवेन्यू। स्लो वेबसाइट होते हैं तो ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों दोनों लूज करते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपका सर्वर कितना फास्ट है, साथ के साथ आपकी वेबसाइट हाउ क्विकली सर्वर रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट। आपको अच्छा सर्वर लेना है वेबसाइट के लिए। रेंडरिंग स्पीड, हाउ फास्ट कंटेंट अपीयर ऑन द यूजर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर कितनी फास्ट शो होता है ये मैटर करता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो CSS जावा स्क्रिप्ट है तो मिनीफाई करना होता है। ये वेब डिज़ाइनर को बोलना होता है कि भैया इसको ऑप्टिमाइज़ कर, स्पीड टाइम कम कर। तो वो जो वेब डिज़ाइनर होता है वो CSS को, जावा स्क्रिप्ट को और HTML को रिड्यूस करता है, कंप्रेस करता है, इमेज वगैरह को भी ऑप्टिमाइज़ करता है। इमेज एंड वीडियो ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग नॉन जेन फॉर्मेट, वेब और AVP कंप्रेशन, लेजी लोडिंग लगाता है। और वेब पी और AVIF एविक करके इस तरह के पेज जैसे JPG PNG होते हैं ना, हैवी होते हैं, इसकी जगह पे हम वेब पी और एविफ यूज़ करते हैं, इमेज के लिए कंप्रेस करते हैं और लेजी लोड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम CDN यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे क्लाउड फ्लेयर हो गया, और भी CDN होते हैं। उससे क्या होता है कि वेबसाइट फास्ट लोड होती है। ठीक है, जैसे शॉपिफाई वेबसाइट है, वो क्या करता है, क्लाउड सर्वर यूज़ करता है, CDN यूज़ करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डेटा है ना वो स्टोर हो जाती हैं, और बार बार आप वही चीज़ देख रहे हो, वो दोबारा से सर्वर पे लोड नहीं पड़ता है। वही जो आपका CDN जो यूज़ हुआ है, कैशिंग यूज़ हुआ है, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट लोड होती है। उसके लिए कुछ टूल्स है, जैसे पेज स्पीड जो मैंने अभी आपको दिखाया, GT मैट्रिक्स हो गया, लाइट हाउस हो गया, आपकी वेबसाइट चेक करते हैं। ब्राउज़र कैशिंग, सर्वर साइड कैशिंग इनेबल करना चाहिए। लेजी लोडिंग लगाना चाहिए, जैसे ब्लॉग है, इमेज है, में आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करवाना होता है। तो इस तरह से हमारे
तो इस सेशन में हमने जो कवर किया है, 5 पॉइंट कवर किए। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एसईओ, वेब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, आर्किटेक्चर एंड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और साइड स्पीड। ये टेक्निकल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड कर नहीं सकते किसी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पे: HTTPS, कैनोनिकलाइजेशन, स्पीड स्ट्रक्चर, डेटा स्कीमा, इंटरनल लिंकिंग एंड एडवांस टेक्निकल एसईओ। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस